गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कल मैंने आपको बताया था कि वंशावली विश्लेषण क्या होता है और थोड़ा मैंने आपको बताया था कि ऑटोसोमल ट्रेट्स और सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स क्या होते हैं। इसमें हम प्रभावी और अप्रभावी को कैसे पहचानेंगे, अब इसी पे हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले देखिए कैरियोटाइप हम बात करते हैं। कैरियोटाइप होता है कि मानव की कोशिकाओं में क्रोमोसोम का अध्ययन करना। ठीक है, तो क्रोमोसोम का अध्ययन करते हैं हम मेटाफेज अवस्था में। मेटाफेज अवस्था में हम क्रोमोसोम का फ़ोटो लेते हैं और उनमें देखते हैं कि क्रोमोसोम कैसे हमारे अरेंज हो कर रखे हैं, कैसे ये व्यवस्थित हैं, और इसी को हम कैरियोटाइप्स हम इसको कह देते हैं। जैसे मैं एक पिक्चर आपको दिखाती हूँ, आपकी बुक में है। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये हमारा 6 क्रोमोसोम्स होता है। तो आप देखिए कि जो फर्स्ट में है वो एक जैसे हैं, सेकंड वाले एक जैसे हैं, इस प्रकार से इनको रखा जाता है। ठीक है, और हम इसे कैरियोटाइप कह देते हैं। इसमें आप देखिए ये जो 22 तक गुणसूत्र हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोसोमल, और ये एलोसोम्स या सेक्स गुणसूत्र हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वंशावली विश्लेषण को। हमने थोड़ा बहुत समझा, अब डिटेल में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप समझेंगे ये सिंबल्स को और अच्छे से आप समझेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर की तरफ। मेंडेलियन विकार क्या होते हैं? मेंडेलियन विकार यानी कि मेंडल ने जैसे कारकों पर अध्ययन किया था और बोला था कि प्रत्येक गुण के जो हैं 2 कारक होते हैं, प्रभावी अप्रभावी। तो एक ही जीन में बदलाव या उत्परिवर्तन से जो परिवर्तन होता है उसे मेंडेलियन रोग कहते हैं। ठीक है, तो ये सेम ऐसे ही इनहेरिट करता है जैसे हमने मेंडल के नियम पढ़े थे, प्रभाविता और अप्रभाविता का। ठीक है, इसमें मेंडल ने बोला था कि प्रत्येक लक्षण के क्या होते हैं, 2 जीन होते हैं, प्रभावी और अप्रभावी। तो ये विकार जो है मेंडल के नियम का पालन करते हैं। एक ही जीन में बदलाव या उत्परिवर्तन होने से जो रोग उत्पन्न होते हैं ना, मेंडलीय विकार कहते हैं। ये प्रभावी भी हो सकते हैं या अप्रभावी भी हो सकते हैं, और इनके जीन ऑटोसोम्स पर होते हैं या सेक्स गुणसूत्र पर होते हैं। और किसी परिवार में इन विकारों की वंशागति का तरीका वंशावली विश्लेषण से जाना जाता है। ठीक है, अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले मैंने जैसे आपको कल में बताया था 4 प्रकार की स्टडी हमको करनी है। ऑटोसोमल प्रभावी लक्षण, ऑटोसोमल अप्रभावी लक्षण, सेक्स लिंक्ड प्रभावी लक्षण और सेक्स लिंक्ड अप्रभावी लक्षण। आज हम कंटिन्यू करेंगे ऑटोसोमल्स के दोनों पार्ट्स को। ठीक है, ऑटोसोम आप जानते हो 22 जोड़ी गुणसूत्र हमारे ऑटोसोम्स कहलाते हैं। सबसे पहले हम ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पेडिग्री चार्ट बनाया है, वंशावली चार्ट बनाया है, और आप जानते हो उसमें गोल वाली फीमेल है और रेक्टेंगल मेल है। जो भी मैंने पूरे ब्लैक आउट किए हुए हैं ये प्रभावित व्यक्ति हैं, यानी इनको रोग है। ठीक है, यहाँ पे मैंने वाहक को नहीं दिखाया, उसको मैं नेक्स्ट में आपको दिखाऊंगी। अब देखिए, हम पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये किस प्रकार की वंशावली है। ये ऑटोसोमल तो मैंने लिखा है, लेकिन अगर आपको इस प्रकार से एक पेडिग्री चार्ट दे दूँ तो आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, इसमें देखिए कि ये पेडिग्री जो चार्ट मैंने आपको दिया है, इसमें आप देखिए कि सबसे पहले हमें पता करना है ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। ठीक है, ऑटोसोमल या सेक्स लिंक्ड हमें पता करना है। मैंने आपको बोला था कि सेक्स लिंक में क्रिस क्रॉस होता है। क्रिस क्रॉस यानी पिता से कैरेक्टर बेटी में जाता है और बेटी का कैरेक्टर पुत्र में जाता है। ठीक है, यानी वहाँ पे या तो मेल ज़्यादा होंगे या फीमेल ज़्यादा होंगे। ठीक है, एक्स लिंक्ड है तो वहाँ पे मेल ज़्यादा होंगे, लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मेल और फीमेल सबकी संख्या लगभग बराबर है। ठीक है, मेल 2 फीमेल मेल, फिर नेक्स्ट पीढ़ी में मेल फीमेल मेल फीमेल। तो इस प्रकार का जो एक पेडिग्री चार्ट बनता है जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों बराबर मात्रा में हैं लगभग, इसको हम ऑटोसोमल कहते हैं। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ये ऑटोसोमल लक्षण होते हैं। ऑटोसोमल लक्षण की पहली पहचान क्या है कि मेल और फीमेल लगभग बराबर होते हैं। दूसरा इसमें अब बात आती है कि ये प्रभावी लक्षण है, कैसे हम डिफाइन करेंगे। अब मैंने आपको कल बताया था कि अगर कोई कैरेक्टर हर जनरेशन में आ रहा है तो वो प्रभावी है। देखिए इस जनरेशन में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी।
तो ये प्रत्येक पीढ़ी में आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रभावी लक्षण है। तो इससे सिद्ध हो जाता है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट लक्षण है। ठीक है, ऑटोसोमल प्रभावी विकास में पीड़ित व्यक्ति में जीनोटाइप। अच्छा चलिए अब इसके जीनोटाइप पे बात करते हैं। देखिए तो इसका मतलब ये प्रभावी लक्षण जब आएगा तो ये बीमार हो जाएगा। डोमिनेंट मतलब प्रभावी, प्रभावी हम कैपिटल से दिखाते हैं, मैंने आपको बताया है। तो जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि ए और ए, तो ये इसके साथ एक स्मॉल ए है, लेकिन प्रभावी तो यही होगा ना। तो कैपिटल ए स्मॉल ए या कैपिटल ए रोगी होगा, स्मॉल ए स्वस्थ होगा। ठीक है, अब देखिए ये क्योंकि स्वस्थ है तो हम इसे स्मॉल ए से दिखाएंगे। ये हमारा रोगी है तो इसकी दो पॉसिबिलिटी है, तो ये ए होगा या ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट में जाइए तो ये हमें स्वस्थ मिल रहा है तो ये रिसेसिव होगा, स्वस्थ है। ये रोगी है तो ये ए होगा, क्योंकि यहाँ से ए आया होगा, यहाँ से ए आया होगा। एक जीन इसको फादर से एक मदर से मिला होगा। ठीक है, ये स्वस्थ है तो ये रिसेसिव होगा। ये बीमार है तो ये प्रभावी होगा, एक विषम युग्मजीय अवस्था होगी। स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, स्वस्थ है स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए सो ऑन। अब आप समझ गए होंगे, जो स्वस्थ है वो रिसेसिव है और जो बीमार है वो डोमिनेंट है। तो वो डोमिनेंट या तो विषम युग्मजीय अवस्था में होगा या समयुग्मजीय अवस्था में होगा। तो हमारे यहाँ पे क्रॉस में ये विषम युग्मजीय अवस्था में। ठीक है, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का पेडिग्री चार्ट हमने तैयार कर दिया है। इसमें आप देखिए कि अगर ए या ए है तो रोगी है, क्योंकि ये डोमिनेंटल यानी इसका जीन प्रभावी है। ठीक है, यह एक डोमिनेंट ट्रेट है क्योंकि यह हर पीढ़ी में उपस्थित है। ऑटोसोमल लक्षण है क्योंकि इसमें स्त्री और पुरुष दोनों बराबर मात्रा में है। तो आप समझ गए होंगे कि डोमिनेंट ऑटोसोमल डोमिनेंट यानी जब रोग जो है प्रभावी होता है। अब प्रभावी नहीं कहेंगे हम उसे, ये प्रभावी, ये मतलब एक भी गुणसूत्र पर आने पर ही प्रभावी हो जाता है। ठीक, तो इसके उदाहरण है हंटिंगटन का रोग है। इस रोग में दिमाग की कोशिकाओं के उपापचय को रोकने वाले पदार्थ का निर्माण होता है। और दूसरा है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ये भी एक डोमिनेंट ऑटोसोमल ट्रेट है। इस रोग में पेशियों का तीव्र संकुचन तो होता है लेकिन शिथिलन नहीं होता। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स की ओर। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स में आप देखिए कि ये मैंने एक पेडिग्री चार्ट तैयार किया है। तो रिसेसिव का मतलब स्मॉल। ठीक है, तो जैसे ये यहाँ पे नॉर्मल दिख रहा है, तो क्योंकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव, जब रिसेसिव आएगा, जब दोनों जीन क्या होंगे, अप्रभावी होंगे। अप्रभावी को हम किससे दिखाते हैं, स्मॉल से, तो वो बीमार होगा। अब ये बीमार नहीं है तो इसमें एक कैपिटल एस है एक स्मॉल एस है, इसमें एक भी कैपिटल एस है एक स्मॉल एस है, कैपिटल एस स्मॉल एस, कैपिटल एस स्मॉल एस। क्यों, ये देखिए इसमें एक प्रभावी एक अप्रभावी है, एक प्रभावी एक अप्रभावी। तो प्रभावी के कारण अप्रभावी का लक्षण, अप्रभावी में जो जीन था डिफेक्टिव जीन वो छुप गया। ठीक, लेकिन यहाँ पर ये तो प्रभावी जीन में ही आ गया था ना, तो प्रभावी जीन में आने के कारण इसको रिसेसिव तो ढक नहीं सकता, इसीलिए ये एकदम तुरंत दिख रहा था। अब ये रोगी है तो रोगी होने का मतलब दोनों स्मॉल एस होंगे। यहाँ जो दोनों स्मॉल में थे वो रोगी नहीं थे। ठीक है, क्योंकि ये डोमिनेंट गुण जीन पे था। ये वाला आपका कैसे होगा, ये प्रभावी है तो इसमें आपका या तो कैपिटल एस होगा या एक एस स्मॉल एस, ये भी एस या एस स्मॉल एस, ये भी स्मॉल एस क्योंकि ये रोगी हैं। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स हैं, यानी ये तभी रोग दिखाएंगे जब दोनों के दोनों रिसेसिव गुणसूत्र आएंगे। अगर एक भी गुणसूत्र ऐसा है जिसमें प्रभावी जीन है तो ये रोग नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑटोसोमल में, अब ये ऑटोसोमल डिजीज़ क्यों है, देखिए मैन और वुमेन दोनों की संख्या बराबर है। ठीक है, रिसेसिव ट्रेट क्यों है, क्योंकि पेरेंट्स में नहीं है लेकिन सन्स में। यहाँ पे देखिए ये पेरेंट्स, ये इनके पेरेंट्स में नहीं है लेकिन इनमें है। ये दो पेरेंट्स हैं, इनमें नहीं है, इनके बच्चों में। ठीक है, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो आपको मैंने बताया था हीमोग्लोबिन में दो चेन होती है, अल्फा और बीटा।
तो बीटा चेन में क्या होता है, 6वें स्थान पर ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वेलिन आ जाता है, इसको मिससेंस म्यूटेशन कहते हैं। तो इससे हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता कम होती है और कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में हीमोग्लोबिन अणु वो पॉलीमरेज करने लगते हैं और जिससे कि जो हमारा आरबीसी होता है, आप जानते हो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, तो ये इस प्रकार से बाइकॉन्केव होता है, द्वितलीय होता है। ये द्वितलीय न रह करके हंसियाकार हो जाता है। इस प्रकार से धराती के आकार का ये हमारा हीमोग्लोबिन हमारे आरबीसी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें भी यही होता है, इसके 2 जीन कारक होते हैं। दो जीन कौन से कारक होते हैं, एक तो होता है हीमोग्लोबिन का एक नॉर्मल जीन ए, और जो बीमार वाला है वो HbS। ठीक है, तो जिस पे यानी हीमोग्लोबिन के लिए जिस सपोज गुणसूत्र है, तो इस पे जो जीन है वो ठीक है, करेक्ट है, उसको ए से दिखा रहे हैं, लेकिन ये डिफेक्टिव हो गया, ये नहीं बना पा रहा है बीटा चेन को प्रॉपर, तो ये एस से हम दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि इस रोग का नियंत्रण एक जुड़ा एलील से होता है। HbA होने पर नॉर्मल होगा, HbS होने पे 50% नॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा और 50% सिकल सेल हीमोग्लोबिन होगा, तो ये वाहक होगा। और दोनों अगर SS हैं, ठीक है, अप्रभावी जीन एक साथ आ गए तो इस व्यक्ति में सिकल सेल होगा। ठीक है, जैसे मतलब ये है, ये नॉर्मल है और ये सिकल सेल है, तो इसमें 50% नॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा, 50% सिकल सेल होगा। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है जिसमें 2 जो गुणसूत्र आए दोनों में SS हैं, तो इसे सिकल सेल हो जाएगा, इसे क्या हो जाएगा, सिकल सेल हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन हंसी का आकार का हो जाता है और ऑक्सीजन को कम ले जा पाता है। ठीक है, तो इसमें मैंने इसका पेडिग्री चार्ट बनाया है। देखिए ये इसमें पेरेंट्स हमेशा क्या होते हैं, वाहक होते हैं। पेरेंट्स क्या होते हैं, वाहक होते हैं। देखिए ये वाहक का सिंबल मैंने ऑटोजोमल डिजीज़ के लिए आपको पीछे बताया है, ऑटोजोमल के लिए, सेक्स लिंक के लिए नहीं, हम ऑटोजोमल की बात कर रहे हैं। तो ये आधा जब पोर्शन हम काला करते हैं, यानी ये वाहक है, इनके अंदर रोग दिख नहीं रहा है लेकिन इनमें छुपा, अगली पीढ़ी में ले जाएंगे। तो देखिए इसमें HbA और HbS है। HbA मतलब करेक्ट वाला जीन। ठीक है, आप जानते हो कि दो जीन होते हैं समजात गुणसूत्र पे, तो HbA मतलब करेक्ट है, HbS मतलब ये प्रॉपर बीटा चेन नहीं बनाएगा, लेकिन इसके बनाने से इसका प्रभाव कम दिख रहा है। ये भी सेम है। अब इनकी संतान हुई तो हमने क्रॉस बनाया है, जैसे हम पनीर स्क्वायर में क्रॉस करते हैं, तो ये पहला वाला बना AA, सपोज ये AA बना, तो ये लड़की नॉर्मल है। दूसरा बना AS ये वाहक है, क्यों, क्योंकि एक इसमें S है। तीसरा HbAS ये भी वाहक है, और इसमें दोनों SS आ गए, तो ये लड़की जो है ये सिकल सेल हो गई। ठीक है, अगला है फिनाइल कीटोनूरिया, ये भी ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट्स है। देखिए ऑटोजोमल अप्रभावी गुण है, ये 12वें गुणसूत्र पे गड़बड़ी होने से होता है। तो 12वें गुणसूत्र पर क्या होता है, एक जीन होता है जो एक एंजाइम बनाता है, इसका नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलेज एंजाइम बनाता है। ये एंजाइम क्या करता है, ये फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में बदल देता है। ठीक है, अब जब ये एंजाइम नहीं बन रहा है, इस एंजाइम में चेंज आ गया, ये नहीं बन पा रहा है उपापचय के कारण। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, फिनाइल एलेनिन जो है ये मनुष्य के मस्तिष्क में एकत्रित होने लगता है। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है फिनाइल एलेनिन के व्युत्पन्न। ये फिनाइल एलेनिन और चीज़ों से रिएक्शन करके उनके अपने डेरिवेटिव्स बनाता है और मस्तिष्क में एकत्रित होता है, जिससे मानसिक दुर्बलता और मंदबुद्धि आती है, और वृक्कों में काम अवशोषण के कारण यह मूत्र में भी उत्सर्जित होता है। ठीक है, तो मैंने आज के लिए आपको ये बहुत सारा काम दिया है, आप इसको करिए, इसको आराम से समझिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है आप मुझे पूछिए, कल हम डिस्कस करेंगे थैलेसीमिया, ये भी ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट्स है, और सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स पे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर